एक और प्रश्न भी इसी से रिलेटेड था इसी टॉपिक। जैसे अभी जो थियरीज ऑफ कॉन्शसनेस जो स्टडीज हो रही है, तो उसमें बोलते हैं कि अगर कोई कर रहा है मेडिटेशन, तो अलग अलग, जैसे कि अगर किसी को अवेयरनेस चाहिए तो अलग तरीके का मेडिटेशन होता है। अगर किसी को चाहिए कि नहीं शांति होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, तो अलग टाइप का मेडिटेशन होता है। क्योंकि अलग अलग तरह के सेंसरी परसेप्शन होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो बाहर ले जाती है और कुछ चीज़ें अंदर ले जाती हैं। और एक होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, कि कहाँ पर एक्चुअल में साइकोलॉजी से साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं कहाँ पर स्थित रहना चाहिए हेल्दी वेलबींग के लिए, मेंटल बीइंग के लिए। लेकिन जो लोग समाधि की स्टेट में चले जाते हैं कभी भी, या फिर रहते भी हैं, जैसे सहज समाधि जो आप बोलते हुए, तो वो बोलते हैं कि मेडिटेशन करते करते ऐसा होता है कि ये जो अपना प्रीफ्रंटल लेफ्ट डोर्सल कॉर्टेक्स जो होता है, जो थिंकिंग के प्रोसेस में काम आता है, या फिर एसीसी जो होता है, जो अपना भावना वगैरह में उसको कंट्रोल करता है, और सब कनेक्टेड रहते हैं। 3 सेंटर्स ऐसे होते हैं, मतलब मोटे तौर पे बोल रहे हैं। तो वो शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो फिजिकली शट डाउन हो रहा है, जो मेडिटेशन कर रहे हैं लगातार, तो फिजिकली शट डाउन हो रहे हैं, जिसके कारण वो बोलते हैं कि इस तरह का अवेयरनेस या फिर पीसफुल या फिर वो अलग तरह का उनका स्टेट हो जाता है। और अलग अलग तरह का वो ग्राफ भी बनाते हैं, लेकिन उसमें वो अलग चीज़ है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप इस स्टेट में जाते हैं, समाधि के स्टेट में जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो हेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है एक्चुअल में, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ सारी चीज़ें दिमाग के अंदर ही हो रही है, मतलब अलग अलग जो सेंटर्स है जो कनेक्टेड है, अगर उसी के शट डाउन होने से हो रहा है, या फिर इसके बाहर भी कुछ चीज़ें हैं जो हो रही, या फिर इसी को बस अगर कंट्रोल कर लेते हैं मेडिटेशन से, जैसे कि जो बुद्ध जिस मार्ग से गए, मतलब बुद्ध को जितना हम लोग पढ़ते हैं कभी भी वो मतलब अलग से कुछ जो बोलते हैं अलौकिक टाइप का उस तरह की बातें उनके कभी भी डिस्कोर्स में नहीं नहीं बोलते हैं। तो क्या ये टोटली ये साइकोलॉजिकल है, और अपना फिजिकल एक ब्रेन जो है उससे भी केवल ये हो सकता है, या फिर अलग, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, कोई सात्विक मार्ग से जा रहा है, कोई और भी अलग अलग मार्ग से जाता है। तो क्या ये सारी चीजें मिला जुला कर वहीं पर पहुंचती है कि ब्रेन जो है बस उसको वो कंट्रोल करके शट डाउन करते हैं, और उसके बाद जो भी घटित होता हो उस स्टेट के बारे में भले ही वो फिजिकल ना हो, नॉन फिजिकल हो, मेटाफिजिकल हो, लेकिन क्या ये फिजिकल चीज को कंट्रोल करके वहां तक पहुंचा जा सकता है, या फिर कुछ अलग भी चीजें होनी जरूरी है? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है, लंबा भी प्रश्न है। वैज्ञानिकों का रिसर्च को लेकर एक ही रिसर्च पे हमें टिकना नहीं चाहिए। पहली बात है कि एक वैज्ञानिक उसी चीज़ को अलग तरीक़ा से अपना आर्टिकल्स लिखता है, दूसरे वैज्ञानिक दूसरे तरीके से आर्टिकल्स लिखते हैं। आप स्टडी करोगे तो जाओगे तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में कभी सुना होगा, उसके साथ आशा जियोली का भी नाम सुने होंगे आप। रॉबर्टो आशा जियोली भी स्टडी किए थे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड शायद ऑस्ट्रेलिया से थे, साइकोलॉजी के ऊपर में खूब अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में खूब उन्होंने रिसर्च किया, लिखा। इन्होंने अपना कंसेप्ट को जब रॉबर्टो आशा जियोली खुद स्टडी करते करते, वो भी विज्ञान से ही पढ़े, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं साइको एनालिसिस, ये कहते हैं साइकोसिंथेसिस। साइंटिफिकली साइकोसिंथेसिस के द्वारा वो समझाना चाहते हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी है, जो हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का जो मेन केंद्र जो है वो सेल्फ है। वो आत्मज्ञान की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। वो भी विज्ञान से पढ़कर आकर
अपने इंस्टीट्यूशन में होता है, आप उनकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो वही जो हम बता रहे हैं उसी ज्ञान के कोर पर्सनालिटी के बारे में, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पर कि सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर को चित्त में ख़त्म करके ब्रेन के अंदर ही ये हम महसूस करते हैं, या इसे बाहर भी कुछ है ऐसा? जैसे हम कहते हैं ना स्वरूप व्यापक निराकार स्वरूप, या सिर्फ ब्रेन के अंदर ही ये शट डाउन हो गया, डिजोल्व हो गया, हमारे आइडेंटिटी खत्म कर लिया हमने उस प्रक्रिया के द्वारा, हम बस इसी के अंदर ही है, या वास्तव में पूरी चेतना के साथ हम कनेक्टेड है? दूसरी ओर जाओगे, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो वो कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही कॉन्शियसनेस है, हम पूरे प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर इंटेलिजेंस है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। शायद वो नोबेल प्राइज भी उनको मिला है, जॉन हगलिन, उनकी भी वीडियो है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से रिलेटेड है। वो ढेर सारे वैज्ञानिकों को भी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से इसी चीज़ को समझा रहे हैं कि यूनिफाइड फील्ड क्या है। और भी कई वैज्ञानिकों के ऐसे एग्जांपल्स मिलती है कि उनको समाधि लगती थी, इस तरीके की अनुभूति होती थी, तो भारत में आए, रमन महर्षि तक पहुँचे, तब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये है क्या चीज़। आप जो कह रहे हो, वो क्या कह रहे हैं, उनको कुछ अनुभूति हुई या नहीं, वो ब्रेन के अंदर फिजिकल स्तर पे ढेर सारे कर रहे हैं, स्पंदन को कर रहे हैं, डिजोलेशन देख रहे हैं, शॉर्ट हो रही है, बंद हो रही है, आइडेंटिटी खत्म हो रहा है। अपनी बात बता रहा हूँ, प्रक्रिया हमें साधना फिजिकल स्तर पे, मानसिक स्तर पे ढेर सारी करवानी पड़ती है। अंतिम जब हम कहते हैं, आपका पहली बात है, जैसे आप देख रहे हैं ना अवेकनिंग जे हो रहे हैं, वैज्ञानिकों को तो इस बात को फिर नकार भी देंगे, या तो हॉस्पिटल में डालकर ट्रीटमेंट करेंगे वो। ऐसे कितने को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं, उनको तो सब, अब सारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं है, बहुतों को पता ही ये बात। खोजबीन करना, इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि सूक्ष्म नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से किस तरीके से प्रवाह होकर एक योगी को पता चलता है, यहाँ से निकल जाता है, वो चेतना पूरा व्यापक चेतना है, हम एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, वाइब्रेशंस में, या हम अपने कंसंट्रेट करते हैं तो वहाँ से हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, वो उस यूनियन में रहता है, सिर्फ ब्रेन से नहीं, यहाँ से एनर्जी फ्लो होकर निकल जाता है। आपका मन सिर्फ आपका यहीं पे तो नहीं है ना, शरीर में तो ही नहीं है, मन तो सिर्फ शरीर में नहीं है, ब्रेन में तो ही नहीं है मन। मन अगर हम कहते हैं सिर्फ ब्रेन में ही है, मन जो है वो रियल नहीं है, समझ लो मन तो एक भ्रम है, चेतना का प्रतिबिंबित है, ठीक है। मन भी जो है भ्रम, हम उस स्तर पे कहते हैं कि मन हमें भ्रमित कर देता है। मन भी जब हम अपने स्वरूप में आते हैं तो मन हमारे लिए विलीन हो जाता है, और वो आनंद स्वरूप स्थिति होता है। पहले पूरा रूप से आ जाइए, उसके बाद प्रकृति में प्रवाह में विचार रहेंगे, पुरुष और प्रकृति अलग हो जाएंगे, पुरुष को विचार थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर अभी तो जर्नी यात्रा स्टार्ट ही हुई है, अलगाव आ जाए, विचार आएंगे भी 4 5 10, वो आपको छू नहीं पाएंगे। ये प्रवाह है, प्रकृति है, निरंतर चले रहेगा। पुरुष अलग है, आत्मा तत्व, उसमें छू नहीं पाएंगे विचार, वो प्रभावित नहीं होगा उससे, विचारों से वो प्रभावित नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल जो इस अनुभव से नहीं गुजरेंगे, जिनको सहस्रार का इसका नहीं होगा, वो हम ढेर सारे रिसर्च किए हैं और करेंगे भी, और करना बाकी भी है, ब्रह्मांड को भी जानना बाकी है, लेकिन जो इस प्रोसेस से जो गुजरेगा, जिसकी वाइब्रेशन अवेकनिंग, चाहे वो जितना भी अपने लॉजिक लगाए, पढ़ाई लिखाई कर ले, जितना भी जानेंगे हम मैटर के बारे में, ब्रेन के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में ही जानेंगे। ये वाइब्रेशनल वर्ल्ड है, इसको जितना भी जानेंगे वो ख़त्म होगा नहीं। ये
ज्ञान वाइब्रेशन सब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो शांति में रहता है, झूमता है, बाकी सारे चीज़ को समझने की चेतना का स्तर बढ़ जाता है। और जाके इंटरनेट पे टाइप करना आप द लेवल्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, ये भी वैज्ञानिकों ने ही बताया है कि 20 लेवल, 30 लेवल, 100 लेवल, 200 लेवल आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाएंगे। जो दुख में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके कॉन्शियसनेस की लेवल 30 होता है। जो थोड़े उसके ऊपर होते हैं, ज़्यादा एंग्जाइटी है या कुछ है तो उसको और दिखाएंगे, ग्रिप में है तो और कम दिखाएंगे। जो थोड़ा हैप्पी रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो 100, 200, 300 आपको कॉन्शियसनेस की लेवल दिखाएंगे। कभी देखा आपने? तो ये भी उन्होंने भी दिखाया। और जो कहते हैं ब्लिसफुल की स्टेट 1000 लेवल का कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। तो एक तरफ तो वही कह रहे हैं, फिर एक तरफ कोई आता है रिसर्च करता है न्यूरोलॉजिस्ट, वो कह रहा है, ये कह रहा है। हमारे साथ जो घटित हो रहा है, हम तो बड़े आनंद पूर्वक है, तो हम तो वो कह रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे अंदर इंटेलिजेंस होता है, जैसे IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ, इमोशनल क्वेश्चन, और अभी एक SQ है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। कितने सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जिनकी IQ बहुत आगे था, वो भी आत्महत्या कर लिए, गुस्सा था, बॉस से झगड़ा कर लिया। IQ बहुत हाई है, कैलकुलेशन वाला पावर बहुत हाई है, तेज दिमाग है, फास्ट कैलकुलेट करते हैं, बहुत लॉजिक तगड़ा है। बड़े बड़े ऐसे दारू सिगरेट पी के भी कितने मर गए। कई डॉक्टरों के भी ऐसी एग्जाम्पल है। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस की ये हाल हो जाती है IQ इंटेलिजेंट होते हुए भी। क्यों? क्योंकि उनके EQ पे कंट्रोल नहीं है, इमोशनल क्वेश्चन पे कंट्रोल नहीं है, उसके भावना पे उनको कंट्रोल नहीं है। कैलकुलेशन तो ठीक है, भावना पे उनकी कंट्रोल नहीं है। और जब भावना आया तो आपका लॉजिक गायब हो जाता है, जब गुस्सा आया तब, और सामने वाला को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, बाद में पछताएगा कि भावना हावी पड़ जाती है, इमोशन जब आएगा। तो भावना के पास उसके कई वैल्यूज होते हैं, कई प्रकार की भावनाएं होती है। एक पॉजिटिव फीलिंग्स या इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। नेगेटिव वाले में जैसे क्रोध है, जेलस है, तुलना है, लोभ है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये सब कैटेगरी आ जाता है। दूसरी ओर देखेंगे तो अच्छे भावनाओं के कैटेगरी, तो क्षमा की भावना आ सकता है, प्यार की भावना, लव आ सकता है, दया की भावना आ सकता है, किसी को सहायता कोऑपरेट करने की भावना है। इस तरीके से भावनाएं भी दो और विभक्त है। तो पॉजिटिव भावनाएं भी हम कहते हैं, इस पे भी तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव भावनाओं में बहकर भी तुम कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। नेगेटिव भावनाओं में भी तुम बहकर किसी की हत्या कर सकते हो, मार सकते हो, गलत डिसीजन ले सकते हो। दोनों भावनाएं पे कंट्रोल होनी चाहिए, उसके बीच में रहना चाहिए। और कभी भी जिंदगी में जब डिसीजन ले तो देख लेना नेटवर्क कंपनी वाले क्या करते हैं। जब वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं स्टेज पे सब करके, तुरंत वो ज्वाइन करवाना चाहते हैं, फॉर्म निकाल देंगे, फिलअप कीजिए, मोबाइल लैपटॉप तुरंत, क्योंकि उस वक्त आपके भावना उनके बस में चेंज कर लिया है, इमोशंस को मोटिवेटेड कर दिया है, उनकी जब एनर्जी प्रवाहित हुई, थॉट क्या चेंज किया हुआ है। और उनको पता है कि 24 घंटा के बाद ये भावना कुछ परसेंटेज तक, एटलीस्ट 82% निकल जाएगा, डाउन हो जाएगा, लगभग 18% इस तरीके से रहेगा। इसके और एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। कोई फिल्म देख कर आई है, वो फिल्म पहला दिन पूरे दिमाग में घूमते रहता है, दूसरे दिन देखिए कम हो जाता है, तीसरे दिन देखिए और कम हो जाता है। इस तरीके से हमारी भावनाएं जो है धीरे से कम होते चला जाता है। उनको ये भी ट्रेनिंग होता है कि तुम्हें फिर दूसरे दिन 24 घंटा जैसे पूरे, तो एक बार फोन करके काउंसलिंग देना है, फॉलोअप कॉल करना है उनको, और ब्रेन में फिर से उस विचार को बढ़ा देना है, प्रोसेस को। फिर वो 7 दिन के लिए अपडेट हो जाता है, 7 दिन तक वो दिमाग में चलेगा।
और 7 दिन में फिर एक बार फॉलोअप करेंगे। और जब पूरी तरह से बोल देंगे नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं निकलना है, तो ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम ब्रेन में कोई चीज़ याद करते हैं ना, तो ऐसे ही है। रिवीजन, साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक्स भी होता है, चलिए हम वो नहीं बताएंगे भी आपको। स्टूडेंट्स के लिए हम पढ़ाया करते थे ना, तो साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक्स, जो मेमोरी होती है, एक तो सेंसरी मेमोरी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। कोई भी व्यक्ति कैसे क्रिएटिव होता है, इसे हम जानते हैं। किताब लिखने कैसे, किस तरीके से क्रिएटिव भी हो जाता है, मेमोरी पे, और किस तरीके से रिवीजन टेक्निक्स होनी चाहिए, साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक्स। कई यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुई है, तो उसकी भी फॉर्मूला ऐसे ही काम होता है। जैसे अगर अच्छा टीचर उसको पता है तो कहेगा कि जो भी हमने पढ़ाया, पढ़ाने के ठीक तुरंत तुम विदिन 10 मिनट्स एक बार रिव्यू कर लेना, बस देख लेना। उसके बाद फिर 24 घंटा के अंदर एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, उसके बाद 7 दिन के अंदर एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद 1 महीने का दिन बीच में रिवाइज कर लेना। 2 महीने में उसी चीज़ को एक बार रिवीजन कर लेना। उसके बाद आप बीच में कभी कर लेना, आपको 6 महीना तक वो चीज़ आपके मेमोरी अब लॉन्ग टर्म में चली जाएगी वो। फिर कहते हैं 6 महीना में एक बार कर लेना, वो फॉरएवर चली गई मेमोरी। इसी तरह से तो एबीसीडी हम 1 2 नहीं भूलते हैं, बाकी ढेर सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया, तो बहुत सारी मेमोरीज हमारी निकल जाती है। हम ज्ञान किसे कहते हैं? मेमोरीज को ज्ञान कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान कहते हैं, किताबों से शब्दों को इकट्ठा करके ज्ञान कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में इसे ज्ञान नहीं कहा जाता। आप समझ लो, ईक्यू के बाद एसक्यू आता है, स्पिरिचुअल क्वोशंट कहा जाता है उसे। स्पिरिचुअल क्वोशंट उनके पास होता है, साधु संतों के पास होता है, जिसमें निस्वार्थ प्रेम भरा हुआ रहता है, करुणा भरा हुआ रहता है, निस्वार्थ कर्म योग करने की भावना भरा हुआ रहता है, स्थिरता रहता है, सजगता रहता है, आसपास के वातावरण के प्रति भी, शरीर के भी प्रति, हर चीज़ों के प्रति करुणा से भरा हुआ रहता है, प्रेम से भरा हुआ रहता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, एथिक्स रहता है। जैसे मदर टेरेसा का एग्जांपल ले सकते हो, एथिक्स से भरा हुआ है। ये एथिक्स आईक्यू और ईक्यू वाले में भी नहीं आता, जल्दी नहीं आ सकता। स्पिरिचुअल क्वोशंट जैसे बढ़ेगा, तो इस प्रकार के दैव्य गुणों से वो भरते चला जाएगा, ये चीज़ें आ जाएगी। बहुत हमने डॉक्टरों को देखा है, बहुत वैज्ञानिकों को देखा है, अपने लोग माया में ही फंसते, वो ख़त्म नहीं होता है। लेकिन एक सच्चा स्पिरिचुअल इंसान के पास जाओ, वो प्रेम देगा, इंसानियत सिखाएगा, सच्चाई सिखाएगा, सत्य पान करवाएगा, आपको कर्म कैसे करना है, निष्काम कैसे कर्म करना है, इच्छाओं से रहित कैसे होना है, प्रकृति, नेचुरल एक प्रकृति का जो स्टेट है, उस स्टेट में कैसे रह के फ्लो में काम करना है। प्रकृति की अपनी एक सिस्टम में जो काम कर रहा है, स्पिरिचुअल व्यक्ति उसी सिस्टम में बहने लगता है और प्रकृति से विपरीत में उसी सिस्टम में काम करने लगता है। ढेर सारी चीज़ें, किसको क्या बोलेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को भी काट कर तुरंत रिसर्च जो हुई, 3 वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज लिया। अब क्या पता उनको भी काट कर कोई और कहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, किसके साथ क्या घटित हो रहा है। और यहाँ पे तो आप लोग साक्षात्कार जो देख रहे हैं, ये तो सब थॉट प्रोसेस है जी। ठीक है जी।